अस्सलाम वालेकुम। मैं लिबरा टाइम से चांद काफ़ी दिनों के बाद आपसे रूबरू हो रहा हूँ। बहुत सारे क्लेमन इन्वेस्टर मुझे फ़ोन कर रहे हैं, तो मेरा ये पैगाम उन तमाम क्लेमन इन्वेस्टरों के लिए है जो पिछले 10 तारीख के बाद से कई आइडियाज़ वीडियो देख के जो है थोड़ा पैनिक हुए हैं। तो उनके बहुत सारे सवाल थे, उन सवाल का जवाब देने के लिए मैं आपके साथ आया हूँ। तो इंशाअल्लाह ताला आप लोग जो है बड़ी तफसील से मैं उनको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप भी समझिए, मुख्तसर रहेगा लेकिन समझने के लिए बहुत बड़ी बात है। पिछली तारीख को जो सुप्रीम कोर्ट में केस चला था, उससे पहले 30 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में केस एडजर्न हो गया था। लेकिन एडजर्न होने से एक दिन पहले 2 दिन पहले SFIO की तरफ से भी एफिडेविट दाखिल हुई थी, और उसके बाद में जो है नोरा शेख की तरफ से भी जो है एक एफिडेविट दाखिल हुई। SFIO के एफिडेविट में रखा गया था कि उनकी तरफ से जो एफिडेविट के इतने नंबर साहब इन्वेस्टर ने क्लेम किया, उनकी इतने सारे अमाउंट होते 358 करोड़ या जो भी कुछ XYZ, वो भी भूल गया, फिगर याद नहीं है, माफ़ी चाहता हूँ। और साथ ही साथ में उन्होंने ये कहा कि नोरा शेख की तरफ से जो प्रॉपर्टी है ये उसकी इनकम टैक्स वैल्यूएशन जो है 110 करोड़ रुपया है, ऐसा उन्होंने बताया। और उन्होंने ये भी कहा कि शरत एंड एसोसिएट जो उन्होंने कंपनी को हायर किए हैं CA, उसको जो है पेमेंट देना है, और वो पेमेंट के लिए जो है नोरा शेख ने जो डिपॉजिट किए हैं रकम, उसमें से पैसा निकाल के जो है उनको देना है, ऐसा उन्होंने इजाज़त मांगे थे। और साथ ही साथ में एक कमेटी बनाने की भी सिफारिश की थी कि एक कमेटी होगा जो इन जांच को जो है सही तरीके से जांच करेंगे करके उन्होंने जो है कमेटी की सिफारिश की थी। और पिछले 30 अगस्त की बात कर रहा हूँ। और उसके साथ में नोरा शेख का जो एफिडेविट दाखिल हुआ था, नोरा शेख के एफिडेविट में उन्होंने कहा कि उनके जो बैंक अकाउंट्स के बारे में कहा, उन्होंने डेटा के ताल्लुक से कहा, और उनके एफिडेविट में उन्होंने ये कहा कि प्रॉपर्टी बेचने की हमें इजाज़त दी जाए। और साथ ही साथ में उस एफिडेविट में उन्होंने कहा था कि एक लिस्ट भी डाले थे इन्वेस्टरों की कि इन तमाम इन्वेस्टरों को हमने जो है सेटल कर दिया है, उनका पेमेंट दे दिया, ऐसा दी जाए। और पिछली तारीख में जब केस शुरू हुआ, दोनों तरफ की बातें सुनी गई। दोनों तरफ की बातें सुनने के बाद में जज साहब ने जो है पहला जो है SFIO के ताल्लुक से लिखा कि 30 नवंबर जो है तारीख मुकर्रर की जाए, ताकि जो इन्वेस्टर क्लेम करना चाहते हैं वो क्लेम करें, और 30 नवंबर तक जो इन्वेस्टर क्लेम करेंगे उन्हीं को हम इन्वेस्टर मानेंगे, और उसके बाद में जो क्लेम करेंगे उसको हम इन्वेस्टर नहीं मानेंगे, ऐसा उन्होंने कहा। उसके बाद में SFIO को उन्होंने जो है नोरा शेख के 6 करोड़ डिपार्टमेंट से शरत एसोसिएशन को जो फीस देनी है उसकी भी इजाज़त दे दी है। और साथ ही साथ में जो है डेटा के ताल्लुक से भी उनको कहा कि इस पर कोई मतलब जो भी ऑर्डर में आपने देखा, उसके बाद में नोरा शेख के एडवोकेट की तरफ से हुआ कि उन्होंने कहा कि हमारी प्रॉपर्टी 800 करोड़ में है, हमारे पास बायर तैयार है, और इन्होंने 110 करोड़ का है। तो जज साहब ने कहा इस पर तजाते एक काम कीजिए, आपका जो बायर है उसको सीलबंद लिफाफे में उसका नाम लिख के लेके आइए, अगर वो खरीदना चाहता है खरीद ले, लेकिन सीलबंद लिफाफे में दीजिए। और साथ ही साथ में एक 400 करोड़ रुपये जो है आप जो है पहली प्रायोरिटी, मतलब फर्स्ट प्रेफरेंस जो है होगा, पहली प्रॉपर्टी जाके इन्वेस्टरों को जो है सेटिस्फाई कर सकें, वो 400 करोड़ रुपये आप जमा करें, ऐसा उन्होंने कहा। और उसके बाद में उन्होंने जो है कुछ प्रॉपर्टियों को जो है लिफ्टेड यानी 5 अगस्त तक जो है बेच सकते हैं, कि उस प्रॉपर्टियों को जो है प्रॉपर्टियों को मतलब बेचने के लिए जो है आज़ाद किया। 5 अगस्त तक बेच रहे हैं ना, तो उसके लिए आज़ाद किया। और साथ ही साथ में उन्होंने जो मांगे रखी थी, जो जिरह के वक्त हुई थी, उन सब बातों को कोर्ट ने जो है ऑर्डर में लिया। वहाँ पे अगर बहुत ज़रूरी होता उस एफिडेविट में जो ताल्लुक था, मतलब मैंने इतने सारे इन्वेस्टरों को जो है सेटल कर दिए, तो वो जिक्र भी करते थे, और उसका जो है ऑर्डर में भी जिक्र आता था। यानी उस बात को जो है ना नोरा शेख के एडवोकेट ने जिक्र किया, ना जज साहब ने जो है उस बात को जो है सुने नहीं, तो उसके बारे में ऑर्डर कैसा देंगे। बाकी सब चीज़ों के बारे में ऑर्डर दिए है ना, तो उस लिस्ट के ताल्लुक से आप लोग को फिक्र करने की जरूरत नहीं। वो लिस्ट जो है आय और व्यय वाले हिसाब होगी, ठीक है ना। अगर उस लिस्ट बहुत ही अहम होती, बहुत ही, तो नोरा शेख के एडवोकेट उस लिस्ट के मुद्दे को बढ़ा, जिस तरह उन्होंने जो है प्रॉपर्टी के मुद्दे को उठाया, डेटा के मुद्दे को उठाया, और जो दूसरी बात थी उस मुद्दे को उठाया, तो उस मुद्दे को क्यों नहीं उठाया, है ना। ये तो वो लिस्ट के ताल्लुक से आप बेफिक्र हो जाए, उस लिस्ट में जिस किसका नाम है उनको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद में जो है आपने बहुत सारे वीडियोस भी देखे होंगे, उस वीडियोस में नोरा शेख ने कई मरतबा कहा है, जेल में भी कहा है, चित्तूर में, यहाँ वहाँ सब जगह कि जो कुछ मेन है, और उन्होंने एफिडेविट में भी कहा है, चाहे वो तेलंगाना का एफिडेविट हो, हैदराबाद हाई कोर्ट का एफिडेविट हो, मुंबई हाई कोर्ट का एफिडेविट हो, या सुप्रीम कोर्ट का एफिडेविट हो। उन्होंने एफिडेविट में कहा है कि मैं किसी से मतलब कैश पैसा नहीं दी हूँ, किसी से मतलब है ना हाथ बदल भी नहीं की हूँ, मैं टोटल जो है
वो और उनकी कंपनी टोटल जो है बैंक से पैसा लिए हैं, बैंक से पैसा लिए। तो इसका मतलब सब में बड़ा सबूत जो है बैंक से बैंक को है ना। और तो उसके बाद में नरेश की तरफ से कह के हमने बहुत ज़्यादा वो सेटल कर दिया करके, तो वो एजेंसी देखेंगी, एजेंसी पूछेगी कि अगर आपने यहाँ पे जो है बैंक से लिए और बैंक से दिए कह रहे हैं और यहाँ बोले आपने बोले उनका मैं सेटल कर दिया, तो वो आपको सबूत एजेंसी लेंगी, आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है ना। वो एजेंसी सबूत मांगी, एजेंसी आपकी तरफ से जो है उसे ये कर देगी, है ना। फिर बाद में समझ में आ गई ना बात, जो भी है बैंक से है, नरेश का भी कहना है, और आप भी जो है बैंक से दिए तभी आपने वहाँ पे क्लेम किया है ना। तो अभी जो एफिडेविट जो SFI की तरफ से जमा हुए 5258 लोगों का, उन्होंने ये कहा कि फुली मैप किया है। फुली मैप में मतलब उन्होंने यही कहा है कि हमने बैंक से जो है बैंक से बैंक जो है बैंक से बैंक मैप करके जो है फुली मैप किया है, यानी आपके अकाउंट से नरेश के बैंक अकाउंट में गया, नरेश के बैंक अकाउंट से आपके अकाउंट में फुली मैप हो गया ना। और यहाँ पे जो है बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बहुत सारे फैक कस्टमर है, फलाना है टीम का है, तो फैक कस्टमर भी होगा तो वहाँ पे वो किस तरह वो कबूल करेंगे बताइए ना। आपके बैंक अकाउंट से उनके अकाउंट में पैसा जाएगा ही तो वो कबूल करेंगे ना। सब में बड़ा सबूत तो यही है ना, बैंक से बैंक जाना है, तो बैंक से बैंक अकाउंट का उन्होंने जो है उसको जो है पहला मतलब जो है उसको प्रायोरिटी दे रहे हैं। और उसके बाद में बहुत सारे इन्वेस्टर ये भी कह रहे हैं, बहुत सारी बातें ये भी आ रही है कि मतलब वो उनकी तरफ से जो है ज्वेलरी दी गई ये गई, वो एजेंसी जवाब तलब करेगी। और उसके बाद में दूसरी बात ये आ रही है कि जो प्रॉफिट उसमें एक कॉलम है, SFI में जो क्लेम किए कॉलम है कि आपको कितना पैसा आया, आपने कितना पैसा लगाया वो लिखना है। उसके बाद में एक कॉलम और भी है कि आपको वहाँ से कंपनी से कितना पैसा आया, है ना। अब मिसाल के तौर पर नरेश एक कमेटी है, कमेटी में नरेश के आदमी भी बैठेंगे, कोई भी बैठेंगे, नरेश बैठे और उनकी तरफ से जो वो जिसको चूज करे बैठेंगे, वो पता चल जाएगा, आप लोग को बता देंगे। तो जब वो उनकी तरफ से कहा जाएगा कि हमने इनके अकाउंट से इतना पैसा आया, वो चेक करेंगे, वो भी बोले हाँ आया, अकाउंट से अकाउंट में आया, वो सबूत तो उसको झुटला ही नहीं सकते, अकाउंट से अकाउंट में पैसा आया सबूत, तो वो भी कहेंगे कि हमारे अकाउंट से इनको इतना पैसा गया, है ना। अभी 1 लाख है किसी का, तो 1 लाख में से उसको 50,000 गया, तो वो कहेंगे कि भाई आपके अकाउंट में 1 लाख रुपया आया, तो बोले हाँ हमारे अकाउंट में 1 लाख रुपया आया भाई, वो तो ये कहेंगे इनकी तरफ से कि भाई हमारी तरफ से जो है इनके 1 लाख रुपये अकाउंट से 50,000 भी गया, यानी इनका 50,000 रुपये। तो एजेंसी ये पूछेगी कि आपने जब इनसे 1 लाख रुपये लिया था, आप एक बिजनेस चलाने वाली कंपनी थी, आप जो है बिजनेस के लिए पैसे लिए थे, इस्लामी तिजारत के नाम पे आपने कंपनी बनाए थे, तो आपने मतलब तिजारत करने के लिए पैसे सरमायाकारी ली थी, तो ये तो 1 लाख में से जो 50,000 गया, तो ये उन्हीं इन्वेस्टरों का 1 लाख रुपये में से 50,000 गया, है ना, बराबर ना। तब आपका बिजनेस था, सब कुछ था, तो आप बिजनेस के हिसाब से उनको पैसा दिए होंगे ना। एजेंसी वहाँ पे बैठी हुई है, एजेंसी वहाँ पे बैठी हुई है, और वहाँ पे बहुत बड़े बड़े मतलब पूरे हिंदुस्तान में बहुत सारे मामला हैं, वो देखती हैं, उनके पास रात दिन ऐसे मामला आते रहते हैं, इस तरह घुमाने फिराने वाले बहुत सारे मामला रहते हैं। आप लोग को फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, आप इत्मीनान रहिए, आपकी तरफ से एजेंसी पूरी ईमानदारी से पूरी मतलब शफाफ तरीके से जो है आपका जो है इन्वेस्टिगेशन कर रही है, और आपके जो भी आपका जो अमाउंट है, आपका जो कैपिटल अमाउंट है, उसके लिए बाकायदा उनके पास वो सवालात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो कोई घबराने की बात नहीं है। उसके बाद में जो है IBG का नंबर आता है, उसके बाद में रसीद का नंबर आता है, सब में पहला तो आपके बैंक अकाउंट में पैसा आया है और आपके बैंक अकाउंट से उनके बैंक अकाउंट में पैसा गया, इसका पहले इसकी रजामंदी होगी, उसके बाद में आगे बढ़ा जाएगा, ठीक है ना, कोई टेंशन नहीं है। तो इसी तरह जो है अगली तरफ आता हूँ। अगली तरफ ने बहुत से लोग बोले कि भाई काट के देंगे, छाट के देंगे होते। तो एजेंसी जो काम करती है, किसी भी मतलब हिंदुस्तान की कोई भी एजेंसी काम करती है, वो हर तरफ दाएँ भी देखती है, बाएँ भी देखती है, आगे भी देखती है, पीछे भी देखती है, ऊपर भी देखती है, नीचे भी देखती है। यहाँ उनकी सोच है ना, चारों तरफ से लेके मतलब ऊपर नीचे से हर तरफ की सोच रखते हैं। ऐसा हुआ तो क्या होगा, यहाँ से ऐसा हुआ तो क्या होगा, आगे ऐसा होगा, अब पीछे ऐसा है, ऐसा हो चुका है, अब इस हालत इस तरह है, इस तरह के आगे हालत क्या होंगे तो क्या करना चाहिए। तो वो अगर यहाँ मतलब अगर पैसे मतलब ज़्यादा है, मतलब ऊपर ये सोच इनकी इन्वेस्टिगेशन जाती है उससे ज़्यादा मामला है, तो ऊपर का सोचेंगे। अगर इनकी इन्वेस्टिगेशन से मामला नीचे है तो नीचे की तरफ सोचेंगे। तो वो आप लोग से जो अमाउंट मांगे तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है।
अगर नौरेश शेख की कंपनी वाकई में उनके पास तिजारत करते थे, सब कुछ करते थे, उनके पास सबूत आ जाएगा तो हर चीज़ का खुलासा होगा अल्हम्दुलिल्लाह। अगर वो तिजारत नहीं करते थे, आपका ही पैसा लेके किसी और लोगों को देते थे, तो वो उनकी जवाबदेही है, उनको जवाब देना है ना, उनको जवाब देना है। मिसाल के तौर पे किसी ने 1 लाख लगाया और उसको आ रहे 3 लाख, है ना, तो बोलेंगे ये 1 लाख का 3 लाख ले लिया, ठीक है, 1 लाख का ये 3 लाख ले लिया, बाकी इसने जो 3 लाख रुपए लगाया था इसका 1 लाख रुपया नहीं है। क्या करेंगे आप? आपने तो बिजनेस किया ना, बिजनेस करके आपने इसके इन्वेस्टमेंट से बिजनेस किया, बिजनेस करने के बाद में आपने इनके इन्वेस्टमेंट से 100 रुपया कमा के 30 रुपया इनको दिया, बाकी 70 रुपया तो आप लिए। वो जवाबदेही सब उनको ही बनेंगी ना। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग जो पैनिक होकर जो है ना यहाँ के वहाँ के वीडियो देख के मुझसे सवाल करते हैं, तो उनको मैं जवाब दे रहा हूँ। ये मैं बहुत बहुत जिम्मेदारी से, बहुत तहकीक करके बात कर रहा हूँ कि कोई भी एजेंसी की इन्वेस्टिगेशन किस तरह होती है। ये हम लोग जो है तजुर्बे से कह रहे हैं, हमने बाकायदा बहुत सारी चार्जशीट पढ़ी है, बहुत सारे लोगों से किस तरह इन्वेस्टिगेशन हुआ, उन पर जो है हमने बाकायदा सर खपाए हैं। इसलिए इस बात बड़ी जिम्मेदारी से आपके सामने रख रहा हूँ, बड़ी जिम्मेदारी से रख रहा हूँ, और आप लोग को समझने की ज़रूरत है। और बाद में बहुत से लोग बोलते हैं कि भाई काट के देंगे, बांट के देंगे। भाई सुन लीजिए, अभी उन्होंने 400 करोड़ रुपये जो है 400 करोड़ के लगभग तक की जो क्लेम्स आई हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है 400 करोड़ जमा करो। जब 400 करोड़ जमा करोगे तो 400 करोड़ में जमा हो जाएगा, ठीक है। खुदा ना खास्ता अगर ऐसा हो जाता है कि क्लेम जो है 400 करोड़ की और एजेंसी के पास खुदा ना खास्ता 200 करोड़ रुपया, तो क्या करेंगे बताइए ना। आपके पास आप अपने आप ये देखिए, आपको 400 रुपया बांटना है और आपके हाथ में है 200 रुपया, तो आप क्या करेंगे? आपके पास 400 रुपया सभी को देने के लिए आपके पास हिसाब है, और आपके पास आ रहा है 200 रुपया, सभी को देना है। 400 रुपया आपके पास आ रहा है, 200 रुपया, तो आप क्या करेंगे? मैनेज करेंगे। अगर आपके पास 400 रुपया देने का आपको है और आपके पास 400 रुपया आता है, तो क्या करेंगे आप? सबको 400 ही बांटेंगे ना। तो इसी तरह जो एजेंसी जो है वही कर रही है। एजेंसी हर चीज़ की जानकारी लेके रख रही है, हर चीज़ की जानकारी। खुदा ना खास्ता कभी ऐसा हो गया तो एजेंसी अपनी जेब से तो पैसा नहीं देगी, सरकार अपनी जेब से तो पैसा नहीं देगी ना। तो ये सब चीज़ें हैं, तो ये सब चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी होता है। और कभी भी है ना आके बैठ के जो है हवा में बातें कर देना, ये कर देना बहुत आसानी है। तो इंशाल्लाह मैंने जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं हम उनको कह चुके हैं कि इंशाल्लाह आप लोग का जो है, आप लोग का कैपिटल अमाउंट का जो है मुतालबा था, आपका क्लेम था, आपको इंशाल्लाह कैपिटल अमाउंट ही मिलेगा, इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा। जब कंपनी आप दावा करती है कि वो जो है बिजनेस करी है, उनके बिजनेस को रोक दिया गया, फलाना किया, 2018 से पहले की बात है। 2018 से पहले बिजनेस हो ही रहा था ना, 2018 में बिजनेस हो ही रहा था ना। 2018 के बाद ही जो है बिजनेस नहीं हुआ उसको मानते। और उस वक्त भी 2018 में जो है बहुत से लोग जो है प्रॉफिट नहीं भी मिला था। अब मैं दूसरी तरफ आता हूँ, दूसरी तरफ ना बहुत से लोग जो है टेक्सटाइल में लगाए थे और बहुत से लोग जो है फूडेक्स में लगाए थे। कोई 2016 में लगाया था, 2018 में उसका पीरियड खत्म हो रहा था, है ना, उसने विड्रॉल डाला, विड्रॉल में कोई उनका नहीं मिला। उसी तरह जो है 2015 में कोई जो है डाला था और उनका 2017 में ख़त्म हो गया, तो 2017 में डाल दिया था विड्रॉल, लेकिन अभी तक उनको विड्रॉल नहीं मिला ना 2018 तक। ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर हैं, उनको उन्होंने भी क्लेम किया, तो उनका जो क्लेम अमाउंट जो भरे हैं, इंशाल्लाह उनको वही पैसा मिलेगा जो टेक्सटाइल में जितना लगाए थे, प्रोडक्ट्स में जितना लगाए थे, और वो क्या बोलते हैं पानी में इसमें जितना लगाए थे उतना ही मिलेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। और यहाँ पे मैं एक बात बोलता हूँ, वहाँ पे नौरेश शेख की तरफ से जो कमेटी में एक उनका भी नुमाइंदा बैठेगा। तो एजेंसी के पास, FSL के पास जो है नौरेश शेख के हफ्ते जो 2018 में कम से कम 10 से 12 हज़ार लोगों ने जो है विड्रॉल डाले थे, उनके विड्रॉल के फॉर्म मिले। आज नौरेश शेख कह रही हैं कि उन्होंने बहुत सारे जब आपके ऑफिस में विड्रॉल के फॉर्म आए थे, और उस वक्त आप जो है किसी का भी पैसा, आपकी वीडियोस उठा के देख लो, आपको अपनी बातें भी याद होगी नौरेश शेख की, क्या वो कह रहे थे कि हर एक का पैसा जो है बैंक से ही जाता था, किसी को कैश नहीं जाता था। अगर किसी को है ना उनके अकाउंट में पैसा जाने के लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट अगर 15 दिन लगता था या 20 दिन लगता था, तो नौरेश शेख ऐसा करती थी कि वो अपने अकाउंट से उनको दे डालती थी तुरंत उसी वक्त 1-2 दिन में, और 15 दिन के बाद वही पैसा जो है नौरेश शेख के अकाउंट में चले जाता था। ऐसा भी उन्होंने कहा है।
जब 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 भी आपका जो है बैंक ट्रांजैक्शन होता था, जब बैंक से होता था, तो आपका जो सरमायाकार था किस तरह जो आके आपकी दुकान से जो है ज्वेलरी लेके चले गया, प्रोडक्ट्स लेके चले गया। उस वक्त आपके पास आपने कुछ एग्रीमेंट तो बनाया होगा, या उनके मोबाइल पे कोई मैसेज तो भेजा होगा। एक कंपनी है, कंपनी को हर एक चीज़ का रिकॉर्ड रखना होता है ना, कंपनी को हर एक चीज़ का रिकॉर्ड रखना होता है। हमें में बातें करने से नहीं होती है ना। खैर वो एजेंसी जानेंगी, आप वो एजेंसी उनको जवाब देंगी। यहाँ पे जो है मैं दूसरी तरफ चले जा रहा हूँ, आप लोग के सवाल का जवाब देना, मैं उनको वो चीज़ें नहीं। और यहाँ पे एक ख़ास बात और कहता हूँ कि नोएडा शेख के एमई, वो सीधा बहुत सारे एमई हैं, उनमें से सब में पहला सलीम अंसारी का नाम लेता हूँ। सलीम अंसारी ने बहुत सारे इन्वेस्टरों के, बहुत सारे मुंबई में बहुत सारे इन्वेस्टरों के उन्होंने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले लिए, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले लिए, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले लिए उन्होंने। और बहुत सारे लोगों का उन्होंने विड्रॉल भी डाला आपके पास 2018 में, आपके गिरफ्तार होने से पहले। क्या उनका ईमान जागेगा नहीं आज? क्या उनका ईमान नहीं जागेगा कि उन्होंने इतने लोगों का मतलब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके विड्रॉल डाले हैं, उनको एक कागज़ का टुकड़ा थमाए हैं, उनके अकाउंट में पैसा भी नहीं आया, वो क्यों खामोश बैठे हैं? उनको अब किसका खौफ है, किसका डर है? वो अल्लाह के बंदे हैं ना, नेक बंदे हैं। आप इस्लामी तिजारत करते हो, क्या इस्लामी तिजारत इस तरह होती है? वो सलीम अंसारी की बात नहीं है, और भी है। यहाँ पे अजीज वाले खाला है, मैडम है, वहाँ पे तुम्हारे मीरा रोड में मोडक फैमिली है, कितने लोग हैं। तो सब में खास बात अभी मुझे याद आ गई, तुम्हारे पूना के एसोसिएशन, आपके गिरफ्तार होने के बाद कितने लोगों का उन्होंने जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लिया। मुझे वहाँ से लोगों ने फ़ोन किया, बोले भाई हमारे टाइम पे जो है पूना के एसोसिएशन ने हमसे जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेना, तो ठीक है भाई जाइए उनसे मुतालबा कीजिए उनके अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में। बहुत सारी बातें हैं। आप इन सब बातों को मतलब है ना, नोएडा शेख को जो है इन बातों की जो है तहकीकात करनी चाहिए। आपके खिलाफ जो लोग हुए हैं, क्यों हुए हैं? ये इन्हीं एमई और डीएसओ की वजह से हुए हैं। आपके सरमायाकार आपस में लड़े क्यों? ये एमई और इन्हीं डीएसओ की वजह से हुए, क्योंकि ये गधे के सर के सिंह की तरह गायब हो गए ना आपके गिरफ्तार होने के बाद। आज भी जो है छुप के फिर रहे हैं, ऐसा छुप रहे हैं जैसा इन्होंने चोरी किया है। जैसा चोर छुप के घूमता है, वैसे ये भी छुप के घूम रहे हैं। अगर ये चोरी नहीं किए हैं, इनको कोई डर नहीं है, खौफ नहीं है, तो बाकायदा जो है आना चाहिए लोगों के सामने। और जब आप बोलती हैं कि जब मैं पूरी ईमानदारी से सबका ये करूँगी, तो एक एक एमई डीएसओ को बिठाना वहाँ पे बिठाना। अगर आप सच्ची हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आप हक पर हैं, तो आप जो है हर एमई और डीएसओ को बिठाएंगे। अगर मुंबई से है तो मुंबई के तमाम डीएसओ एमई को बिठाएंगे कि ये हमारा इन्वेस्टर है या नहीं है, तस्दीक कराएंगे। बात बोलने के लिए बहुत हैं, लेकिन अमल होना चाहिए। जब जो सच्चाई और हक के रास्ते पे होता है, तो हर एक चीज़ से जो है ये करता है, मेहनत करता है। यहाँ के एमई डीएसओ को बुला, बिठाओ, लाओ इसको सामने खड़ा करो, ये हमारा, हाँ ये कबूल करेगा। अगर वो नहीं कबूल करता तो वो इन्वेस्टर वहीं चप्पल निकालने शुरू हो जाएगा, उसको आपको बरी कर देगा, आपको बरी कर देगा। उसी तरह आप जो है किसी इन्वेस्टर को पैसा दिए, तो किसका एमई है, कौन से एमई से आया, कौन से डीएस से आया, आपको आपके रिकॉर्ड में होगा ना, आप पता कर लेंगे ना। आप पता कर लो, अब बताओ कि मैंने तुमको पैसा दे दिया हूँ, ये इन्वेस्टर बुलाइए, बिठाइए, मैंने तुमको पैसा दे दिया हूँ, आप इस एमई और इस डीएसए के थ्रू आए। अगर वो दिया रहेगा तो खामोश हो जाएगा। यहाँ पे एमई भी गवाही देगा, डीएसए भी गवाही देगा, और वहाँ पे आपकी सब गवाही सच्ची है और एमई और डीएसए खामोश रहेंगे, ये इन्वेस्टर वहीं चप्पल निकालेंगे, वो दोनों को धुलाई करेगा। सच्चाई लाने के बहुत से तरीके हैं, बहुत से तरीके हैं। जुबान से बोलना बहुत आसान है, सच्चाई निकालने के